हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर जी अकेडमी ऑनलाइन क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के आज की वीडियो में जो हम क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं उनके टॉपिक हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं टेट नॉन मेडिकल और टेट मेडिकल में, तो उस हिसाब से हमने क्वेश्चन कुछ अरेंज किए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन। थर्मोडायनेमिक्स की आपकी 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन। आपको इन चारों में से बताना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको डिफाइन करती है। द ऑप्शंस आर हीट, नंबर 2 इंटरनल एनर्जी, नंबर 3 वॉल्यूम, नंबर 4 वर्क डन। तो आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो क्या है, क्या बोलता है थर्मोडायनेमिक का पहला लॉ। थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। कि हमेशा एनर्जी ना तो खत्म होती है ना ही वो बनाई जा सकती है, लेकिन क्या है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, हमेशा कन्वर्ट होती है। और हमेशा ऑल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स की जो आपकी एनर्जी है वो रहती है रिमेन कांस्टेंट। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें बताता है किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। एनर्जी के बारे में ही हमें थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ ने बताया था। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, वेयर डेल्टा यू क्या है, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू इज द हीट ऑफ द सिस्टम and W is the work done by the system or on the system। वो किससे रिप्रेजेंट होता है, W से। तो इसके हिसाब से हमें फर्स्ट लॉ ने किसके बारे में बताया था, एनर्जी के बारे में ही बताया था। तो इन चारों ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि जो आपका बी ऑप्शन है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी। बाकी कहीं हमें एनर्जी नहीं दिख रही, ठीक है, क्योंकि डेल्टा यू ही हमें एक्सप्लेन करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो क्या होगा, बी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, सिस्टम इन विच नाइदर हीट नॉर मास ट्रांसफर अकर इज कॉल्ड। बोलता है हमें इस क्वेश्चन में बताना है इन चारों ऑप्शन में से जो आपका पहला ऑप्शन है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम या फिर ऑल ऑफ द अबव। आपको इसमें बताना है किस सिस्टम में ना तो हीट ट्रांसफर होती है ना ही यहाँ पे मास ट्रांसफर होता है। मतलब मास का क्या मतलब है, कोई चीज भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते और हीट भी ना अंदर आ सकती है ना बाहर आ सकती है। मास भी मतलब जो मटेरियल है ना ही वो सिस्टम के अंदर जा सकता है ना ही वो सिस्टम के बाहर जा सकता है। मान लो आपके पास एक सिस्टम है, आपने बोला कि एक सिस्टम है उसमें से ना तो हीट मतलब क्यू बाहर जाएगी ना ही क्यू उसमें अंदर आएगी, कुछ भी नहीं होगा। या फिर इसमें मान लो आपने पानी लिया है, ना तो यहां से वाटर बाहर जाएगा ना ही इसमें से वाटर अंदर आएगा, इसको हम बोल देते हैं मास। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, उसको क्या नाम देंगे, ओपन सिस्टम होगा, नो, क्लोज सिस्टम होगा, नो। थर्ड है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो यस, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना ही एनर्जी ट्रांसफर होती है ना ही मास ट्रांसफर होता है। तो यहां पे डायरेक्ट आपकी डेफिनेशन आपको अगर याद होगी तो आपने यहां पे थर्ड ऑप्शन पे जाना है, विच इज आइसोलेटेड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। इन विच प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। आपको इन क्वेश्चंस में बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में जो आपका वॉल्यूम है V, जो आपका क्या है वॉल्यूम V है, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम किस सिस्टम में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का क्या मतलब है
कि आपका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा। जितना वॉल्यूम इनिशियल पे था, इनिशियल जो भी आपने प्रोसेस स्टार्ट की है, इनिशियल पे जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम होगा जब आपकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब आपका यहाँ पे डेल्टा यू, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो ये दोनों जितना इनिशियल पे था उतना ही क्या होगा, फाइनल पे होगा। तो आपका जो आप वॉल्यूम चेंज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जीरो रहेगा। तो अब यहाँ पे हमें बताना है किस प्रोसेस में ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका आइसोबारिक। बाहर से आपको पता चल रहा है यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, डेल्टा पी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, फिर है आपका आइसोथर्मल। आइसो का मतलब होता है सेम, अब थर्मल का क्या मतलब होता है, टेम्परेचर। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई, जहां पे आपका डेल्टा टी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर आपका आता है आइसोकोरिक। आइसो का क्या मतलब है, अभी मैंने आपको बताया, सेम, और कोरिक का क्या मतलब होता है, वॉल्यूम। तो यहां पे आपका जो डेल्टा वी है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। डी है आपका एडियाबैटिक। एडियाबैटिक हमेशा क्या होता है, जहां पे हीट रिमेन्स कांस्टेंट, क्यू बिकम जीरो, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक। तो आपको सभी ऑप्शन को ध्यान में रखना है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर है वो है सी, आइसोकोरिक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डायरेक्ट याद करने वाली चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर क्वेश्चन, व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम इट इज टेकन एज। बोलता है, इसको करने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट कर लेते हैं। हमेशा मान लो क्या होता है, ये आपका सिस्टम है, इस कंटेनर के बाहर है वो क्या है आपका, इस सिस्टम के बाहर की जो चीजें हैं उसको बोलते हैं हम सराउंडिंग। जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। और इस पूरे को अगर हम कंबाइन फॉर्म में देखें तो ये है आपका यूनिवर्स। क्या है आपका, यूनिवर्स। यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है, अब बोलता है, मान लो आपका सिस्टम में से, यहां क्या पूछा है, व्हेन द हीट इज गिवन टू द सिस्टम। आपने इस सिस्टम को हीट किया, आपने इस सिस्टम को क्या किया, हीट किया, एनर्जी दी बाहर से। तो किसी भी चीज को हम उसमें कुछ ऐड कराते हैं तो हमेशा वो क्या होता है, पॉजिटिव। मान लो अब हम अपने घर में कोई बाहर से चीज लेके आए, मतलब हमारे घर में वो चीज ऐड हुई, हमारा घर पहले से कुछ ज्यादा बन गई वहां पे चीज आके, है ना, मतलब कुछ हमने उसमें ऐड कर दिया। एडिशन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। तो हमेशा जब एनर्जी सिस्टम को दी जाएगी तो आपका जो क्यू है उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो फर्स्ट वाला क्या है आपका, पॉजिटिव, तो यहां क्या आएगा, पॉजिटिव। हीट गिवन टू द सिस्टम, पॉजिटिव। ठीक है, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब जो ये सिस्टम है आपका, ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मतलब कोई, जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ काम करते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी की एनर्जी लगती है, हम थक जाते हैं कुछ टाइम के बाद, मतलब हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो खत्म हो रही है। ठीक है, कोई भी वैसे ही सिस्टम जब काम करता है तो उसकी भी एनर्जी क्या होती है, खत्म होती है। तो जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वहां पे हमेशा क्या होगा, वो नेगेटिव। अगर इससे ऑपोजिट किया जाए, अगर किसी सिस्टम की एनर्जी लॉस हो रही है तो आपका क्यू क्या होगा, नेगेटिव। अगर किसी सिस्टम पे वर्क किया जाए, मान लो हम इसमें सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, मतलब अगर, तो वो W क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन हमें क्या पूछा है, इफ एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, तब वो क्या होगी, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, तब वो क्या होगा। तो यहां पे पॉजिटिव है, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन एज नेगेटिव। तो ये हमारे दो ऑप्शन है, अब देखते हैं किसमें ये है। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव पॉजिटिव, नो, रॉन्ग है। नेगेटिव पॉजिटिव, नो, रॉन्ग है। थर्ड है आपका पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हमारा होगा राइट ऑप्शन। हीट गिवन टू द सिस्टम टेकन एज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन एज नेगेटिव। तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5th वन।
फिफ्थ वन है आपका एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल अकर्स। आपको पूछा है एब्सोल्यूट जो जीरो प्रेशर है विल अकर। ऑप्शंस देखते हैं, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। नंबर 2 है व्हेन द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो। थर्ड ऑप्शन है अंडर वैक्यूम कंडीशंस। एंड फोर्थ ऑप्शन है एट ए टेम्परेचर ऑफ -237 केल्विन। तो आपका जो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होता है वो क्या होता है, किस मतलब कहां वो अकर करता है, तो आपको याद ही करना है कि ये अकर करता है एट अ टेम्परेचर ऑफ -237 केल्विन। ठीक है, यहां पे क्या होता है, इस टेम्परेचर पे ये जो आपका ये आपको थोड़ा सा गलत दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ आना चाहिए -273 केल्विन। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, ये आप यहाँ करेक्ट कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा -273 केल्विन। अब देखो -273 केल्विन ऐसा टेम्परेचर होता है, मतलब एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर होता है। इट इज द, लिख लो यहाँ पे अपना नोट्स में, इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर where the volume of the system becomes zero। यहां पे आपका जो वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और हमेशा -273 केल्विन के साथ सेल्सियस स्केल की क्या करती है, जीरो कोइंसाइड करती है। मतलब अगर हम एक साइड सेल्सियस स्केल ले, एक साइड हम केल्विन स्केल ले, ये हमने पढ़ रखा है, सेल्सियस स्केल केल्विन स्केल। अब जहां पे केल्विन स्केल का -273 आएगा, वहां पे आपका हमेशा सेल्सियस स्केल का क्या आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो हमेशा एब्सोल्यूट जीरो, तभी मैं यहाँ पे लिखा है ना एब्सोल्यूट जीरो। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो किसकी, सेल्सियस स्केल की किसके बराबर होती है, -273 केल्विन के बराबर होती है। तो आपका जो डी ऑप्शन है इट इज द राइट आंसर। डायरेक्ट याद करने वाली बातें हैं, ठीक है, पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। अगर आप याद कर लोगे वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको याद नहीं होगा तो आप इन चारों में ऑप्शंस में क्या हो जाओगे, थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। तो अपने नोट्स में इनको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन इज गिवन एज। अब एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन आपको बताना है, इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला आपके पास राइट मतलब आंसर होगा, कौन सा फॉर्मूला आपके पास राइट फॉर्मूला है किसका, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन का। अब सबसे पहले आपको दिया हुआ है H का मतलब है यहाँ पे एंथैल्पी, U है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, P है यहाँ पे प्रेशर एंड V है यहाँ पे वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे जो हमारा एंथैल्पी का, आपको ऑफलाइन वीडियो लेक्चर्स में आपको मैंने सारा बताया है कि एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंज। मतलब इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये आपका होता है किसका, एंथैल्पी चेंज। ये जो डेल्टा लगाया है मैंने, इसका मतलब होता है चेंज मतलब कोई भी एंथैल्पी प्रोसेस के स्टार्टिंग में कितनी है और जब प्रोसेस खत्म हो रही है तब कितनी है, उनको माइनस प्लस करके जो भी आता है चेंज, उनको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा H बोलते हैं। यहां पे अब जो आपका देखो राइट ऑप्शन है वो है आपका C, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा हुआ था, पेपर में डायरेक्ट ऐसे ही आ जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है इन चारों में से। मतलब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका सरफेस टेंशन, नंबर 2 है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नंबर 3 है आपका हीट कैपेसिटी एंड नंबर 4 है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं विच डिपेंड्स अपॉन मास।
which depends upon mass of the particles, mass of the particles of the system। कोई भी हमने सिस्टम लिया है, उस सिस्टम में क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, जो भी सिस्टम के पार्टिकल्स हैं उनके मास पे डिपेंड करती है, उसके वेट पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो अब यहां पे देखते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन तो मास पे डिपेंड करती ही नहीं है ना। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे मास तो है ही नहीं। अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे फोर्स अपॉन चेंज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां भी आपका मास नहीं आया। थर्ड ऑप्शन है आपका हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ही यहां पे राइट आंसर है। किसका एग्जांपल, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। अब हीट कैपेसिटी होती क्या है, हीट कैपेसिटी को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q विच इज हीट अपॉन डेल्टा T विच इज चेंज इन टेम्परेचर। अब यहां पे हीट, अब जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उस सिस्टम में से उतनी ही हीट क्या होगी, या तो रिलीज होगी या फिर वो गेन करेगा उतना ही, है ना। तो डायरेक्ट जो हीट कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है मास ऑफ द पार्टिकल। तो ये आपको याद ही रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हीट कैपेसिटी, एक हीट कैपेसिटी होती है, ये भी आपने याद रखना है। एक होती है हीट कैपेसिटी जो किसका एग्जाम्पल अभी हमने किया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, एक्सटेंसिव है। एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल। किसका एग्जांपल है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल। तो आपको यहां पे इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मास ऑफ द पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती, एक्सटेंसिव करती हैं। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड हीट कैपेसिटी इज द एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको यहां पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए Cp क्या है और Cv क्या है। जो आपका Cp है ये है आपका हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब P लगा है ना, C अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, C क्या है, हीट कैपेसिटी। और P का क्या मतलब है कि यहां पे इस सिस्टम में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट है CV। CV का क्या मतलब है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। V लगा है ना तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तब आपको बताना है इन चारों में से, फोर्थ तो आपका नन ऑफ दीज है, 3 ऑप्शन या फिर कोई भी नहीं है इसमें से, वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास Cp प्लस Cv इज इक्वल टू nRT, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो ये भी नहीं होता। नेक्स्ट है आपके पास B, Cp माइनस Cp इज इक्वल टू nRT। तो ये ही आपका राइट आंसर है। फिर आता है आपका Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू nRT, ये भी आपका नहीं है, नन ऑफ दीज तो आएगा ही नहीं। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू nRT। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 9th है, अ सिस्टम एब्सॉर्ब 701 joule of heat and does work equivalent to 394 joule on its surrounding. Calculate the change in internal energy for the process. आपको बोला है एक सिस्टम एब्जॉर्ब करता है कितने अमाउंट ऑफ हीट, 701 जाउल अमाउंट ऑफ हीट। हीट को हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल क्यू से, वो हमने लिख लिया। अब वो एब्जॉर्ब कर रहा है, मैंने आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, जब भी कोई सिस्टम अपनी हीट को बाहर से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो हमेशा क्यू को क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं। उसके बाद है एंड डज वर्क इक्विवेलेंट टू 394 जाउल्स।
काम करता है वो सिस्टम कितने जाउल? 394। तो वर्क इज इक्वल टू 394 जाउल। अब सिस्टम ने काम किया, मतलब उसकी एनर्जी थोड़ी खत्म हुई, तो उसको हम क्या करेंगे? नेगेटिव लेंगे। अब पूछा क्या है? कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में बताओ आपका क्या यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी इंटरनल एनर्जी की? तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, है ना। अब यहाँ पे क्यू है, क्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन आपका जो वर्क है वो क्या है? नेगेटिव है। वो कितना आएगा? -394 जाउल। तो यहाँ पे आपका आएगा 701 -394 जाउल। तो जब माइनस करेंगे, माइनस करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 307 जाउल। इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा? चेंज आएगा 307 जाउल। तो आपका ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। What is the value of Gibbs free energy for the exothermic processes? अब आपने इस क्वेश्चन में बताना है कि गिब्स फ्री एनर्जी की क्या वैल्यू होती है फॉर कौन सी प्रोसेसेस के लिए? एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। अब देखो आपके पास ना दो तरह की प्रोसेसेस होती हैं। एक होती है आपके पास एंडोथर्मिक, एक होती है आपके पास एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिनमें आपका जो हीट है वो रिलीज होती है। हीट रिलीज का मतलब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। अच्छा, ये आपका क्या था? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में ये पहले एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में क्या होता है? जिस प्रोसेस को आप एनर्जी देते हो, अगर आपने मान लो किसी प्रोडक्ट को, ए प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना है बी में, अभी इस रिएक्टेंट के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, इसको बाहर से अगर हम एनर्जी देंगे, यहां से हमने इसको हीट प्रोवाइड कराई, तो जब हीट ऐड होती है उस चीज को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, अगर इसमें से हीट रिलीज हुई, यहां से डेल्टा एच रिलीज हुआ, यहां पे डेल्टा एच की वैल्यू रिलीज हुई, तो वो हम लेते हैं नेगेटिव, उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो यहां पे एंडोथर्मिक में क्या होगा? डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, ऐड कराया तो पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब यहां से वो रिलीज हुई, वो क्या हुई? एक्सोथर्मिक। तो यहां पे हमें एक्सोथर्मिक पूछा है, जहां से रिलीज क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। हमेशा भी हमने देखा डेल्टा एच वहां से रिलीज हो रहा है, उसको हमने क्या लिया? नेगेटिव लिया। तो उसी तरह से गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी यहां पे क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। तो यहां पे आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, जीरो भी नहीं होगा। जीरो होता है हमेशा इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है कि अगर कोई आपके पास रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है, बताओ उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? तो डेल्टा जी की वैल्यू यहां क्या होगी? जीरो होगी। लेकिन नेगेटिव कब होगी? जब आपके पास कोई प्रोसेस क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है, फॉर द प्रोसेस अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। अगर बोलता है कोई भी प्रोसेस अकर करती है, टेक प्लेस करती है एडियाबैटिक कंडीशंस में, तो बताओ इन चारों में से करेक्ट कंडीशन क्या होगी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन एक कराया था जहां पे हमने की थी आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हीट का कोई लेन देन नहीं होता। हीट ना तो उस सिस्टम से बाहर जाती है, ना ही हीट उस सिस्टम के अंदर आती है। मतलब हीट रहती क्या है? जीरो रहती है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का कोई भी रोल नहीं होता। यहां पे जो आपकी हीट है, क्यू है, बिकम्स जीरो। ठीक है, तो अब देखते हैं हम। फर्स्ट तो आइसोथर्मल है, ये भी नहीं होगा। डेल्टा पी जीरो, ये आइसो क्या है? बारिक है। सी ऑप्शन है आपका क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो आपका राइट आंसर है, विच इज हीट रिमेन कांस्टेंट इन अ एडियाबैटिक सिस्टम। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। हमने इक्विलिब्रियम में दो तरह के इक्विलिब्रियम पढ़े थे अपनी ऑफलाइन क्लासेस में, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जिसमें सिर्फ शेप चेंज होती है, इंटरनली वो चेंज नहीं होता, बस वो उसका जो बाहरी वो है, मतलब उसका जो भी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, रहता तो वो H2O ही है। अब जब लिक्विड अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, रहता वो लिक्विड ही वेपर्स हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O ही होता है, मतलब उसका फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, बस उसकी शेप चेंज हुई, उसको हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, जिसमें केमिकली चेंज आता है, मतलब कोई और न्यू ही प्रोडक्ट बन जाता है रिएक्टेंट से। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि इन चारों में से जो आपका ऑप्शंस हैं उसमें बताओ कौन सा गलत है, किसके रिगार्डिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम बिकम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम एंड रिमेन अनचेंज देयर आफ्टर। ऐसा तो होता है जब भी इक्विलिब्रियम का प्रोसेस है, केमिकल इक्विलिब्रियम का प्रोसेस है, तो आपकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं और वहां पे कुछ भी चेंज नहीं होता। तो ये तो आपका ठीक है, तो मतलब इनकरेक्ट बताना है, इसके हिसाब से ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। नेक्स्ट है आपका इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली इफ द सिस्टम इज क्लोज्ड वन। ये भी आपका ऑप्शन राइट है, क्योंकि हमें पता है जब भी हमने इक्विलिब्रियम अटेन कराना है हमें उस सिस्टम को क्या रखना पड़ेगा, क्लोज रखना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कभी भी ओपन सिस्टम में टेक प्लेस नहीं करता, हमेशा इक्विलिब्रियम करने के लिए, अटेन कराने के लिए सिस्टम को क्या रखना पड़ता है, क्लोज रखना पड़ता है। तो इसके हिसाब से ये भी आपका ऑप्शन राइट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका अ कैटलिस्ट डज अल्टर द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये आपका है इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर। हमेशा जो कैटलिस्ट होता है हम उसको रिएक्शन में क्यों डालते हैं, उसको रिएक्शन में हम इसलिए डालते हैं ताकि जो अगर हमारी रिएक्शन स्लो है, स्लो रिएक्शन है, अगर हमें उसको क्या करना है, फास्ट करना है, हमें अपनी रिएक्शन को जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमें उसमें क्या डाल देते हैं, कैटलिस्ट डाल देते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, लेकिन जो कैटलिस्ट है वो इक्विलिब्रियम को कभी भी इफेक्ट नहीं करता। लेकिन यहां पे क्या बोला है, डज अल्टर द इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज 13th वन। 13th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। अब क्या होता है केपी एंड केसी, के होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर पी लग गया मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट प्रेशर, ठीक है। तो मतलब क्या है ये, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब के सी का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट, यहां सी है। अब प्रेशर किसके लिए लेते हैं हम, गैसेस के लिए, तो ये गैसेस के लिए होगा। सी का मतलब है कंसंट्रेशन, सी का क्या मतलब है, कंसंट्रेशन। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सॉलिड्स, या फिर आप लिक्विड्स के लिए भी ले सकते हो इसको। केपी है आपका गैसियस के लिए, केसी है आपका सॉलिड्स या फिर लिक्विड के लिए। अब यहां पे पूछा है बताओ इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, कैसे ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो ऑप्शंस आर केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन जी। दूसरा है आपका केसी इज इक्वल टू केपी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी क्या है, यहां पे डेल्टा एन जी ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। केसी आपका थर्ड ऑप्शन है केसी इज इक्वल टू माइनस केपी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन जी, और लास्ट ऑप्शन है केपी इज इक्वल टू केसी आर पी रेज टू पावर डेल्टा एन जी। तो अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहां पे जो आपका राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन याद ही रखना है। आपको मैंने डेरिवेशन पूरी ऑफलाइन अपने लेक्चर में करा रखी है, नहीं भी आपको इतनी बड़ी याद होती, बस आपको
तो डायरेक्ट लास्ट वाला फॉर्मूला ही याद रखना है कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गैसेस इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सॉलिड्स या फिर लिक्विड इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर रेज टू पावर डेल्टा Ng, मतलब रेज टू पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डायरेक्ट फॉर्मूले है, समझने वाला यहाँ पे कुछ नहीं है, ये आपको याद ही होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका 14th वन विच इज PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम। बोलता है ये तीनों आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। अगर मान लो हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं तो कैसे आएगा, PCl5 ये बनाता है PCl3 प्लस Cl2। अब ये क्या है, सेंटर में इक्विलिब्रियम का साइन है। एट 500 केल्विन एंड हैविंग कंसंट्रेशन 1.59 MPCl, M का मतलब है मोलर, PCl3 1.59 मोलर Cl2 एंड 1.41 मोलर PCl5। कैलकुलेट द Kc फॉर द रिएक्शन। आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। Kc मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, ऊपर आता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पे आपको दिख रहा है आपका प्रोडक्ट क्या है, PCl3, कंसंट्रेशन को हम ऐसे ब्रैकेट्स में लिखते हैं। फिर यहां पे आएगा Cl2 ब्रैकेट क्लोज, फिर नीचे आएगा एक ही रिएक्टेंट है, क्या है, PCl5। अब देखते हैं इनकी कंसंट्रेशन हमें दे रखी है। PCl3 की कंसंट्रेशन है 1.59, Cl2 की कंसंट्रेशन भी क्या है 1.59, PCl5 की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है यहाँ पे 1.41। अब मोलर मोलर है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा m², यहाँ पे क्योंकि दो आपके पास प्रोडक्ट हैं अपॉन m से m कट जाएगा, एक यहाँ पे मोलर रह जाएगा। जब आप इन सबको कैंसिल करोगे ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को, तो आपके पास जो सॉल्व करके आंसर आएगा, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके, वो आएगा 1.79 मोलर। इस तरह से आपको याद रखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, अगर हमें रिएक्शन पता है या गिवन है क्वेश्चन में, तो ऊपर लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नीचे लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वो डाटा आपको दे रखा होगा, बस आपने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, फिर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15th वन। 15th आपको क्वेश्चन दे रखा है, N2 प्लस O2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है 2NO, और दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपके पास क्या दे रखा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन। आपको क्या निकालनी है, यहाँ पे यूनिट निकालनी है, किसकी, K की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब K। अब आपको पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था, अगर K है आपके पास तो उसका फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर, अब प्रोडक्ट क्या है आपका NO, अब दो क्या है इसके, मोल्स हैं। हमेशा जो यहाँ पे मोल्स दिए होते हैं वो हो जाते हैं रेज टू पावर ऊपर। फिर नीचे आएंगे आपके रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है आपके पास, N2 और O2, ठीक है। अब ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की आपको यूनिट पता होनी चाहिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर। तो ऊपर भी क्या आएगा, मोल पर लीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन N2 भी क्या है, एक कंसंट्रेशन है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, मोल पर लीटर। ऊपर कुछ नहीं है, रेज टू पावर 1 है तो यहाँ भी रेज टू पावर 1 आएगा। O2 की भी क्या होगी, मोल पर लीटर। अब यहाँ पे बन गया मोल पर लीटर का स्क्वायर, अपॉन ये भी दोनों सेम है तो स्क्वायर बन जाएगा, तो नीचे से ऊपर बराबर है, कट गया, तो यहां पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कोई यूनिट नहीं बची। तो इस रिएक्शन के लिए आपकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की यूनिट है, कुछ नहीं आए, क्योंकि सेम ही था, सिमिलर था न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, नो यूनिट। हाँ, ऐसा भी होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस में जो आपकी यूनिट है वो नहीं भी आ सकती, क्योंकि दोनों बराबर हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो उस केस में यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे आपकी दोनों में यूनिट्स कैंसिल होगी, तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16th वन। 16th क्वेश्चन है आपका,
when there is increase in the concentration of the reactant, the equilibrium shift towards. आपको बोला है अगर आपकी कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की बढ़ा दी जाए, अगर कंसंट्रेशन एक रिएक्शन में रिएक्टेंट की बढ़ा दी जाए तो बताओ आपका इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब आपको मैंने बता रखा है कि मान लो आपके पास ये है ए से बनता है बी, आपको बोलता है अगर ए की कंसंट्रेशन हम इंक्रीज कर दें, मतलब अगर ए हमारे पास 100 ग्राम है, हमने उसको 200 ग्राम कर दिया, बढ़ा दिया, तो बताओ इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो बोलो यहाँ पे अपना जो भी ये वीडियो है यहाँ पे पोज कीजिए और अपना राइट आंसर बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, या फिर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, या फिर रिमेन सेम, या नन ऑफ दीज। हमेशा अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो अगर इस साइड बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा। अब देखो किसी भी चीज, पहले वो कम था, स्टेबल था, अब इसके पास ज्यादा कंसंट्रेशन हो गई, अब वो चाहेगा मेरे से ये जो एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन मेरे अंदर आई है, मेरे अंदर जितना सब्सटेंस ज्यादा आया है वो कोई ले ले। ठीक है, ये है ली चार्टलियर प्रिंसिपल, हमने पढ़ा है अपनी ऑफलाइन क्लासेस में। ली चार्टलियर प्रिंसिपल में अगर एक की कंसंट्रेशन बढ़ती है रिएक्टेंट की तो वो चाहता है जो ये बढ़ी हुई कंसंट्रेशन है मेरी वो कोई ले ले। अब लेगा कौन, यहाँ पे प्रोडक्ट लेगा। ठीक है, प्रोडक्ट लेगा क्योंकि प्रोडक्ट ही यहां बन रहा है, तो प्रोडक्ट क्या करता है, वो कंसंट्रेशन लेता है और ज्यादा यहां पे प्रोडक्ट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो यहां पे रिएक्शन किस साइड जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, तभी यहां पे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमेशा ली चार्टियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो प्रोडक्ट उतना जल्दी फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। आपकी रिएक्शन किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17th वन। Which statement is correct according to Lewis acid and base concept? आपको इन चारों ऑप्शंस में बताना है कि लुइस ने अपना कंसेप्ट दिया था एसिड्स और बेस को लेके, इन चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट है आपका एसिड इज ए सब्सटेंस विच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे बोलता है एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है विच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड बेस इज ए सब्सटेंस विच डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लुइस ने हमेशा यही बोला है अपनी डेफिनेशन में कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर आप प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, और बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इसका मतलब क्या है, एसिड के पास वो डेफिशिएंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, और बेस क्या होते हैं, रिच होते हैं, उनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये दे सकते हैं। अब एसिड्स के पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो क्या करेंगे, हमेशा एक्सेप्ट करेंगे। तो हमें फर्स्ट ही अपना ऑप्शन राइट आंसर मिल गया। तो इससे ही आपको पता चलता है कि आपका जो ए ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18th वन। Which of the following is the correct order of the acidity of hydro acid? आपको इन चारों में से बताना है कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक है, एसिडिटी हाइड्रो एसिड, जो ये हाइड्रो एसिड्स हैं, हेलोजन्स प्लस हाइड्रोजन, इनको क्या बोलते हैं, जब भी किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो एक तरह से वो एसिडिक बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हेलोजन है, हेलोजन्स के साथ जब हाइड्रोजन ऐड हुआ तो उन्होंने क्या बनाए, हाइड्रो एसिड्स बनाए। अब हमें बताना है इन हाइड्रो एसिड्स में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। ठीक है, अब एसिडिक कौन होते हैं, जनरली हम एसिडिक किनको बोलते हैं, एसिडिक वो होते हैं जब उनको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वो जल्दी क्या रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। ठीक है, एसिड क्या होते हैं, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस विच रिलीज H पॉजिटिव, H पॉजिटिव वो जल्दी दे देते हैं। अब हमें हेलोजन्स के एसिड मतलब HF, HCl, HBr एंड HI में बताना है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। ठीक है, अब हमें पता है हाइड्रोजन का बहुत स्मॉल साइज है,
एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ये हाइड्रोजन है, ये H है, दोनों का थोड़ा साइज क्या है, सिमिलर है, क्योंकि दोनों का स्मॉल स्मॉल है। अब स्मॉल स्मॉल है तो इनमें अट्रैक्शन भी क्या होगी, मोर होगी। अट्रैक्शन क्या होगी, मोर होगी, क्योंकि सिमिलर साइज के हैं, इनके प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, तो आपस में ये अच्छी बॉन्डिंग करेंगे, इसमें अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इजीली यहां से H पॉजिटिव रिलीज नहीं होगा। अब दूसरे पे चलेंगे, यहां पे H आया, क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बढ़ गया, यहां पे H आया, ठीक है, H आया, Br का साइज थोड़ा और बढ़ गया, फिर यहां फिर से H आया जो स्मॉल साइज का है, I का साइज तो सबसे ज्यादा बढ़ गया। अब यहां पे आपको देखना है कि कहां से अट्रैक्शन कम होगी तो कहां से आपका H पॉजिटिव जल्दी रिलीज हो। अब देखो यहां पे थोड़ी अट्रैक्शन कम है एज कंपेयर टू दिस, यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा है और H थोड़ा छोटा है, अट्रैक्शन कम है तो कर सकता है यहां से भी H पॉजिटिव रिलीज। यहां भी आपके पास Br थोड़ा बड़ा है, H थोड़ा छोटा है, तो यहां से भी वो थोड़ा कर सकता है H पॉजिटिव रिलीज, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा है हमारे से। अब यहाँ आपको दिख रहा है आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज, लेकिन H का साइज तो यहाँ पे छोटा ही है, आपस में ये मैच ही नहीं कर रहे, एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा, आपस में इनकी नहीं बनेंगी, मतलब अट्रैक्शन बहुत कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो इजीली यहाँ पे जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, वीक होंगे, बॉन्ड वीक होंगे तो इजीली यहाँ पे H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका अभी वही है, जो ज्यादा अच्छे से H देगा, जल्दी H देगा, वो क्या होगा, गुड एसिड होगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या ट्रेंड आता है हमारा, HI सबसे ज्यादा देगा, HBr देगा लेकिन HI से थोड़ा कम देगा, फिर HCl, फिर लास्ट में आपका HF। तो ये ट्रेंड हमें कहां दिख रहा है, HI, HBr, HCl। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 18। कंसेप्ट मैंने आपको यहां पे बता दिया। 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट। अब डेल्टा जी मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी। अब नॉट लग गया साथ में, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में। डेल्टा जी नॉट मतलब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफ डेल्टा जी नॉट इज लेस देन 0। अब आपको बताना है कि अगर डेल्टा जी पे क्या असर पड़ेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब डेल्टा जी नॉट का K पे क्या असर पड़ेगा। K आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, अगर जो आपका डेल्टा जी नॉट है वो क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब क्या है, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है तो K की वैल्यू कैसे आएगी, इसके लिए हम एक फॉर्मूला करवाया था मैंने आपको, वो याद रखना है, K इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT। इस फॉर्मूले से ये निकलेगा। अब आपको देखो वैल्यू फिल करनी है बस, यहाँ पे डेल्टा जी नॉट क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, बाकी सब कुछ वैसे ही लिखना है। K इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस G की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब अगर G की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है G की वैल्यू बढ़ रही है, तो K की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे बराबर का क्या मतलब, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। अब यहाँ पे अगर G डेल्टा G नॉट अपॉन RT बढ़ रहा है, मतलब आपका G बढ़ रहा है, G बढ़ रहा है, तो यहाँ पे K भी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब K इज ग्रेटर देन 1। ऑप्शन आपका फर्स्ट ही राइट आंसर आपको दे रखा है। तो मतलब अगर यहाँ पे देखो पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो मतलब G 0 से ज्यादा हुआ, अगर ये बढ़ेगा तो K भी बढ़ेगा। अगर G यहाँ पे नेगेटिव होता तो K यहाँ पे भी नेगेटिव होता, तो वो वैल्यू आनी थी लेस देन 1। लेकिन यहाँ के हिसाब से आपका A ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 20, क्वेश्चन नंबर 20। फॉर द रिएक्शन, ये आपको गिवन रिएक्शन दे रखी है, N2 प्लस O2 ये बनाता है 2NO। द प्रोडक्शन ऑफ NO विल बी फेवर्ड बाय। आपको बताना है कि अगर हमने N2 प्लस O2 को मिक्स किया, उससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आया वो आया NO, 2NO, और बीच में इक्विलिब्रियम का साइन है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है। द प्रोडक्शन ऑफ NO विल बी फेवर्ड बाय। प्रोडक्शन मतलब अगर
प्रोडक्शन हुई NO की, तो वो इन चारों ऑप्शन में से किससे फेवर्ड होगा, कौन इसके फेवर में होगा इन द प्रोडक्शन ऑफ NO? ऑप्शन 1 इज हाई प्रेशर, मतलब अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका NO ज्यादा बनेगा, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी। लो प्रेशर लो करेंगे तब भी प्रोडक्शन ऑफ NO ज्यादा नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ जो कैटलिस्ट है वो तो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, मतलब आपका जब भी आपने किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट डाला हो वो सिर्फ रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है, प्रोडक्शन को वो इफेक्ट नहीं करता, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन ही बचा आपके पास हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2। आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो आपका हमेशा इक्विलिब्रियम किस साइड को शिफ्ट करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो मतलब किसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, किसकी फॉर्मेशन ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज्यादा होगी। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे NO है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन ही यहाँ पे राइट आंसर होगा। आपको बस कंसेप्ट याद रखने हैं, कंसेप्ट याद होंगे तो आपके सारे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व होंगे। किसी भी चीज को क्रैम नहीं करना है फॉर्मूले के अलावा, बाकी चीजें सारी आपने कंसेप्ट से करनी है। फॉर्मूले तो कोई ऑप्शन नहीं है, याद ही करने पड़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन टू सब्सटेंसेस आर इन इक्विलिब्रियम। आपको बोला है यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें टू सब्सटेंसेस आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ईच वन इज डबल देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल। आपको बोला है मान लो रिएक्शन है A प्लस B, ये बनाता है C, ये पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अगर यहां बोलता है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ईच वन, यहां पे रिएक्टेंट आएगा, ईच वन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम डबल कर दें, मतलब यहां पे ये डबल करते, पहले 1 था A प्लस बी, अब आ गया 2A प्लस 2B, डबल कर दें तो बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपका क्या होता है, K होता है, उस पे क्या असर पड़ेगा, ये भी आपको बात याद रखनी है। यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, हमेशा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर and it is independent of the concentration of the reactant। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई असर नहीं पड़ता, आप कंसंट्रेशन बढ़ाओ या कम करो, हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है उस रिएक्शन के टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर बढ़ रहा है रिएक्शन का या कम हो रहा है। अगर आपने किसी रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाया तो वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा, अगर थोड़ी देर के बाद आपने उसका टेम्परेचर कम कर दिया तो उसका जो भी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपके ऑप्शंस आपको यहां दिख रहे हैं, रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू नहीं, रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू ये भी नहीं होगा, डबल ये भी नहीं होगा, लास्ट है आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट ही रहेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाओ या कम करो, K पे कोई भी असर नहीं होगा, उस पर सिर्फ असर तभी होगा, इफेक्ट वो तभी होगा जब टेम्परेचर इफेक्ट होगा। तो यहां पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 22 क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। आपको बताना है 22 क्वेश्चन में कि सबसे वीक जो आपका ब्रॉन्स्टेड बेस है वो इनमें से कौन सा है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस होते क्या है। ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने अपना कंसेप्ट दिया था, 3 साइंटिस्ट ने हमें अपना अपना कंसेप्ट दिया है, आर्हीनियस ने, ब्रॉन्स्टेड, लोरी ने और थर्ड दिया है लुइस ने, ठीक है। लेकिन हमें यहां पूछा है सिर्फ ब्रॉन्स्टेड से, है ना। तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग जो एसिड्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव या फिर आप बोल सकते हो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, और आपके पास जो बेस होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन, जो आप बोल सकते हो प्रोटॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो अब बेस क्या है, सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन या फिर आप H पॉजिटिव भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं। अब यहां पे कौन सबसे ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करेगा,
अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मान लो आपके पास एसिड है HI, अभी हमने पीछे किया, इट इज गुड एसिड, इसकी ये गुड एसिड होता है क्योंकि यहां से दोनों का साइज सिमिलर नहीं होता, तो बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, अट्रैक्शन कम होती है, तो यहां से H जल्दी क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। ये क्या है आपका गुड, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बीच में इक्विलिब्रियम का अगर हम साइन बनाएंगे तो ऐसे आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमारे पास होता है हमेशा, उससे H पॉजिटिव तो यहां पे रिमूव हो गया, और क्या बना हमारे पास, I नेगेटिव। हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो होता है वीक। ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस, और जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, वीक और कॉन्जुगेट बेस होगा। ठीक है, अब यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड HI है, उसका वीक कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, I नेगेटिव होगा, और वो क्या होगा, वीक होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो वीक होता है। अभी हमें यहां दिख रहा है, हमें पूछा क्या है, वीक ब्रॉन्स्टेड बेस, तो आपको यहां पे आंसर डायरेक्ट मैंने अभी लिखा, वहां पे क्या आएगा, I नेगेटिव। F नेगेटिव नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। Cl नेगेटिव भी कंपैरिजन I नेगेटिव के स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कॉन्जुगेट होगा मतलब, और D क्या होगा, Br नेगेटिव, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। लेकिन कंपैरिजन में देखा जाए तो I नेगेटिव सबसे वीक कॉन्जुगेट बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज HI। तो यहां होगा आपका राइट आंसर I नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। इफ अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, अगर बोलता है कोई सिस्टम आपके पास इक्विलिब्रियम में है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड टू द रेट रिएक्शन इज, बोलता है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड टू द रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, इक्वल होगा, लेस होगा, हाई होगा, या एट इक्विलिब्रियम में होगा। देखो जैसे मान लो हमारे पास रिएक्शन है A प्लस B, ये बनाता है C प्लस D। अब बोलता है अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में हमेशा अगर कोई सिस्टम होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा इक्वल किसके होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हमेशा फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है, इक्वल स्पीड से जाता है, वो दोनों इक्वल होते हैं। तो यहां पे क्या होगा, इक्वल होगा, लेस नहीं होगा, हाई भी नहीं होगा, और एट इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज अ लुईस एसिड। आपको इन चारों में से बताना है कि सबसे अच्छा जो लुईस एसिड है वो इन चारों में से कौन सा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लुईस एसिड होते क्या है। अब लुईस एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अब ये क्या होंगे, ये पता होना चाहिए आपको, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे। अब चारों में से देखते हैं कि कौन सा जो कंपाउंड है मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो सबसे नंबर 1 है आपका BF3। बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 ही इसके पास फ्लोरीन जुड़े हैं। फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, एक ही चाहिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, यहां भी 7, सबके पास 7 हैं। ये क्या करेगा, फ्लोरीन इस बोरोन से एक शेयर करेगा, देगा भी और लेगा भी। शेयरिंग मतलब देना भी और लेना भी। ठीक है, अब इस तीनों फ्लोरीन के तो कंप्लीट हो गए, लेकिन आपका B है बोरोन। अगर हम ऐसे करेंगे, तीनों फ्लोरीन अपना भी एक इस बोरोन को देंगे, तो इस बोरोन के पास कितने हो जाएंगे, 2, 2 4, 2 6 आ गए इसके पास। अब 8 नहीं आए, लेकिन इसको तो अपना क्या चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो अभी इसके पास है नहीं है, तो मतलब ये कंपाउंड क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। अब लुईस एसिड भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अब वही आपका आंसर है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एज ए लुईस एसिड बिहेव करता है, तो आपको फर्स्ट ही ऑप्शन मिल गया BF3। तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा BF3। देख के पता चल जाना चाहिए आपको कि यही लुईस एसिड है। 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आपको इन चारों में से बताना है कि आपका जो ऑर्डर है एसिडिटी का वो किस में करेक्ट है। तो आपको दे रखा है यहाँ पे 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं। एक दे रखा है HClO4, एक दे रखा है HClO3, एक दे रखा है HClO2, एक ऑक्सीजन आपने कम करते जाना है, एक है HClO। अब हमेशा अगर आपको ऐसे सेम ही कंपाउंड दिए हों, बस आपका जो एटम है वो डिफरेंशिएट कर रहा है 4 3 2 1, तब हमेशा आप देखते हो कि किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा होगी तो वो कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम होगी तो वो कंपाउंड आपका लेस क्या होगा, एसिडिक होगा। अब फर्स्ट वाले में देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। इसमें 1, इसमें -1, अभी इसमें तो निकालनी है हमें, Cl में अभी हम निकालेंगे। इसमें -2। सेंट्रल मेटल एटम पे हम देखते हैं कि कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहां पे फर्स्ट वाले में कैसे आ जाएगी, +1 + x, Cl की निकालनी है, -8, ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो =0। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, -7 =0, x +K7। यहाँ पे कितनी आ गई, +K7। यहाँ पे निकालेंगे 1 + x -6 =0, x +K, कितना आ गया, 5। यहाँ पे कितनी आएगी, +K5। तीसरे वाले में कितनी आएगी, 1 + x -4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, x +K3। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +K3, और लास्ट में निकालेंगे तो यहाँ पे आएगी +K1। अब जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वही आपका होगा गुड एसिड। तो आपको दिख रहा है +7 सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद +5, फिर उसके बाद +3, फिर लास्ट में +1। अब हम देखेंगे कि ये वाला ऑर्डर कहाँ पे है। तो आपका फर्स्ट है 4 3 2 1, HClO4, HClO3, HClO2 एंड HClO। तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर। बस यही याद रखना है, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा वो एसिडिक। तो इसके साथ हमारे 25 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अपने नोट्स बनाइए, पेपर की तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी पेपर कुछ ही टाइम बाद है, बहुत कम टाइम बचा है। जितना रिवाइज हो सकता है आप उतना कीजिए। अगर डाउट होगा तो कमेंट कीजिए, वहीं आपको सारे आंसर मिलेंगे। इसी के साथ मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू।